चलिए, तो आप सब लोग अगर रेडी हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। रेडी? सेशन को लाइक भी कर दें, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें ताकि हम लोग अच्छे से क्लास को, ठीक है, दूसरे लोगों तक पहुंचा पाए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के अनुरूप भारत में दोहरी कार्यपालिका मिलती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। और ये भारत में नहीं, जहां कहीं भी दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको मिलता है, संसदीय प्रणाली मिलती है, वहां यही सिस्टम होता है, दोहरी कार्यपालिका आपको मिलेगी। और भारत में यदि आप संविधान, राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इस संविधान के भाग 5 जिसका नाम है संघ यूनियन, तो भारत के संविधान के भाग 5 में जिसमें संघ से जुड़े हुए प्रावधान है संवैधानिक, ये भाग शुरू होता है मूल कर्तव्य के बाद। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य है, भाग 4 क है, और उसके बाद आ जाता है भाग 5 संघ, जहां सबसे पहले संघ की कार्यपालिका है, फिर संघ की विधायिका है और फिर संघ की न्यायपालिका है ना। आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो भाग 5 में सबसे पहले संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी, ये सब आते हैं। संघ की विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा, हमारी संसद आती है, और संघ की न्यायपालिका के तौर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय आता है। ये कुछ बेसिक सी बातें जो आई होप कि आप सबको पता होगी, ऑलरेडी कई बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो संघ की कार्यपालिका आपको मिलेगी भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक। 79 से शुरू होता है संसद, ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद है, संसद का गठन है। तो 52 से 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सब आते हैं। तो बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। बचपन से आप इस पद के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, जब स्कूल में जाते हैं तब से आपने सुना भारत के राष्ट्रपति। सबसे बड़ा इंसान कौन है भारत में, सबसे बड़ा नाग कौन है, तो वो है राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन, सब भारत में राष्ट्रपति है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे कौन है, वे भारत के राज्य प्रमुख हैं। मैंने कहा ना कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के प्रमुख है, और वो भारत के फर्स्ट सिटीजन है, प्रथम नागरिक। अगर आप देखें ना प्रोटोकॉल, वरीयता क्रम, तो नागरिकों में सभी देश के जितने भी लोग हैं ना, सबका वरीयता क्रम होता है। पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पर उपराष्ट्रपति आते हैं, ऐसे वरीयता क्रम बना हुआ। तो प्रथम नागरिक है और देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है, ठीक है। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का ये हो गया परिचय। अब आगे थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वो सारी चीजें हमको पता है, ठीक है। तो अब जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। भाई भारत में इतना बड़ा पद है, इतना सम्मान का पद है, तो कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो आपको सब यही मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, पहली बात तो आपको पता होगी। भारत में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि भाई क्यों नहीं होता, जब राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा क्यों नहीं होता। इसका कारण यह है कि भारत में संसदीय प्रणाली है। देखो, हर चीज को लॉजिक से समझो। जब तक चीजों को सिर्फ रट्टा मारते रहोगे ना, रटते रहोगे, तब तक आपके लिए राह आसान नहीं होने वाली। चूंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते। क्यों नहीं चुने जाते, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और इसीलिए उनका निर्वाचन जनता से नहीं करवा सकते, क्योंकि जनता अगर चुनेगी तो उनको शक्तियां देनी पड़ेगी। सोचो, भारत में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है, जिनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर। भाई लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जिसे चुने उसके पास पावर होना चाहिए, ठीक है।
तो ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते, इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य होते हैं, और ये लोग मिल के भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। हर 5 साल के बाद जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो ना, तो उस चीज को जरूर देखिएगा। अभी ही आपने देखा होगा पिछले साल भारत में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, तो जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो तो आप ये चीज देख सकते हैं कि उनको कौन चुन रहा है, कैसे चुनाव हो रहा है उनका। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, देखो सारे निर्वाचित सांसद एमपी, हमारे संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सांसद। यहां एक बात का ध्यान रखना, सांसद सारे सांसद नहीं, संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य से मतलब ये कि जिनका चुनाव हुआ है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है, नॉमिनेशन उनका होता है, ये भाग नहीं लेंगे। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी भारत में राज्य हैं, इस समय भारत में आप सबको पता है 28 राज्य हैं, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, ठीक है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, तो वहां उसके भी सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली पुदुचेरी, पर चूंकि यहाँ भी एक विधानसभा है, यहाँ भी जनता के द्वारा चुनी गई विधानसभा होती है, तो यहाँ के सदस्य भी भाग लेते हैं। समझ गए आप लोग? यहां तक आपको समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत के राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल चुनता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन होता है? उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उस निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उस निर्वाचक मंडल में दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जहां विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। 30 सदस्य जो है पुदुचेरी में है, 70 सदस्य विधानसभा में दिल्ली में है। ये सब मिला के बनता है निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे चुनाव होता है, थोड़ा सा यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा, और ये आधारित होता है मतों के मूल्य पद्धति पर। अब यहाँ एक चीज समझनी है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती, मतों की मूल्य पद्धति। मतों की मूल्य पद्धति से क्या मतलब है? देखो भाई, एक बात तो आपको पता है, एक सांसद और एक विधायक बराबर नहीं होते हैं, है ना। एक विधायक का क्षेत्र छोटा होता है, विधानसभा क्षेत्र, लेकिन एक सांसद के क्षेत्र में कई विधायक आते हैं, है ना। संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है। इस बात को ऐसे ही समझ लो कि इस समय पूरे भारत में कुल मिला के सांसदों की संख्या है 788। कितनी है? 788। जबकि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, यूपी में इस समय कितने सांसद हैं? यूपी में इस समय आपको मिलेंगे 80 सांसद लोकसभा में, 31 सांसद राज्यसभा में, टोटल मिला के हो जाएगा 80 और 30 110 111। 111 सांसद हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, समझ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्य कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्य हैं 403। अब आप देखो 111 बराबर है 403 के। जितने बड़े इलाके में 403 विधानसभा सदस्य हैं, उतने इलाके में सिर्फ 111 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा के मिला के बता। तो हमारे यहाँ पर आप सोच सकते हो कि सांसद के मत का मूल्य जो है, और अगर सिर्फ लोकसभा की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें यूपी में, तो 80 लोग 403 के बराबर हैं उतने ही बड़े इलाके में। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सांसद ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात आपको भी पता है कि एक विधायक कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एक सांसद कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां सांसद भी वोट डाल रहे हैं, विधायक भी वोट डाल रहे हैं, क्या लगता है आपको सांसद के मतों की जो वैल्यू है वोट की, वो ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? लॉजिक से समझो। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना,
मैं अपनी हर क्लास में बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो मैं लॉजिक के ऊपर जोर देता हूं। लॉजिक समझ में आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और सिर्फ आप लिखी हुई बातों को याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या हम एक विधायक और एक सांसद को बराबर रख सकते? स्वाभाविक तौर पर नहीं रख सकते, है ना। ठीक है, आगे समझ में। तो आपको, जैसे मैं आपको बता दूं, भारत में इस समय 28 मुख्यमंत्री हैं राज्यों में। तो 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने बड़े भारत का सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रधानमंत्री ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और मुख्यमंत्री कम लोगों का करता है। तो सांसद के, विधायक के, दोनों के मतों का मूल्य निकालना पड़ेगा कि नहीं? निकालना पड़ेगा ना। मुझे एक तो उन बच्चों से कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो यहाँ क्लास देखने आते हैं और क्लास देखते देखते बीच में बाय करने लगते। क्या क्या चाहते क्या हो? आपको स्टेशन छोड़कर आए? भाई तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो जाओ, लेकिन दूसरे लोगों को तो कम से कम डिस्टर्ब मत करो। ऐसे ऐसे बाय बोल के जा रहे हैं जैसे कभी जीवन में आएंगे ही नहीं वापस। तुम्हें यहाँ पढ़ने आते हो या लोगों से हाय हेलो करने आते हो? बड़े विचित्र से लोग हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा चुनाव होता है ना, ये मतों की मूल्य पद्धति पर आधारित हो, जहां पर हर एक विधायक का, हर एक सांसद के मत का एक मूल्य होता है, वैल्यू होती है। और वो कैसे निकालते हैं मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। देखो यहां पर आपको बताऊं, किसी विधायक के मत का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला देखो। एक विधायक के मत का मूल्य, एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान से देखो। एक विधायक एमएलए के मत, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मत का मूल्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले उस राज्य की कुल जनसंख्या लिखनी है। उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिखने हैं, और फिर आपको 1/1000 से उसको भाग दे देना। जैसे आप देखो, किसी राज्य की कुल जनसंख्या है 1 करोड़, ध्यान से देखना, 1 करोड़, ठीक है, ये हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ में वहां के विधानसभा की निर्वाचित सदस्य हैं 100, ठीक है, और ये हो गया 1/1000। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो एक विधायक के मत का मूल्य आ गया 100। समझ गए? उस राज्य की विधानसभा में एक विधायक के मत का मूल्य आ गया 100। तो जैसे ही वहां का विधायक वोट देगा, उस व्यक्ति के पक्ष में जिसको उसने वोट दिया है 100 अंक जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये आपके राज्य की कुल जनसंख्या लीजिए, और जनसंख्या लेनी है 1971 की, वर्तमान नहीं, 2011 की नहीं, 1971, 1971 में जब बांग्लादेश बना था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उस जमाने की भारत की जनसंख्या हमको लेनी है। 1971 की जनसंख्या में आपकी राज्यों की विधानसभा सीटों से भाग दे दो। यूपी में 403 है, एमपी में 230 है, दिल्ली में 70 है, राजस्थान में 200 है, जो भी आपकी राज्य की विधानसभा की सीटें हैं उससे भाग दे दो ये वाला फॉर्मूले से, और आपके राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य आप निकाल सकते। ठीक है, चलो ये हो गया विधायक का। अब हमको निकालना है सांसद का। ठीक है, सांसद का कैसे निकालेंगे? सांसद का वोट निकालना भी आसान है। सभी राज्यों की विधानसभा सदस्यों के सारे मतों को जोड़ लो। भारत में जितने भी राज्य हैं, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा है, इन सब के विधायकों के कुल मतों को जोड़ लिया और उससे भाग दे दो संसद के निर्वाचित सदस्य। कितने हैं? राज्यसभा में 233 और लोकसभा में 543। ये हो गया 776। देखो ये फिक्स है, 776 से आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। जो संख्या आएगी वो भारत के एक संसद सदस्य एमपी के मत का मूल्य होगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों के मतों का मूल्य बराबर होता है।
ऐसा नहीं है कि सांसद है तो राज्यसभा का है तो कम होगा, लोकसभा का है तो ज्यादा है, बराबर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। कुछ लोगों को तो क्या होता है ना, मैथ फोबिया होता है, वो थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन देखते हैं, गणित देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं, उनको लगता है अरे गणित ये तो नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला, छोटी सी कैलकुलेशन और बहुत आसान है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? चलो, तो ये मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन का दोनों का मतों का मूल्य कैसे निकलेगा, सांसद का, विधायक का, वो बता दिया। अब ध्यान से दो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति है ना, वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। इसमें हर एक निर्वाचक मंडल के सदस्य को मतपत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बैलेट पेपर। इस तरह का एक मतपत्र दिया जाता है और उस मतपत्र में जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार, उन सबका नाम होता है। जैसे देखो, कैंडिडेट ए, बी, सी, डी, मान लो 4 लोग खड़े हैं तो ये चारों के नाम है। अब जो व्यक्ति वोट डालेगा ना, यहां पर ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है। ध्यान रखना, भारत में जितने चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं और वहां पर ईवीएम से हम चुनाव करते हैं। ईवीएम से चुनाव करना कितना आसान है, देखो जरा। एक मशीन है आपके सामने, उस मशीन में आपको कई सारे नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आपको किसको चुनना है कि कौन है आपकी पसंद, क्या करेंगे? उसके सामने वाला बटन दबा देंगे और आपका वोट उसको चला गया। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। सबसे ज्यादा वोट जिसको मिल जाएंगे वो विजेता हो जाएगा। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव भारत में एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होते हैं। इसमें क्या होता है? बैलेट पेपर से चुनाव होता है। सबसे पहले जो व्यक्ति वोट डाल रहा है उसको ऐसा बैलेट पेपर मिलेगा। इस बैलेट पेपर में खड़े हुए उम्मीदवारों के नाम होंगे। आपको क्या करना है? आपको उनके सामने वरीयता देनी है। मतलब आप सबसे पहले, आपकी पहली पसंद क्या है, किसको आप राष्ट्रपति देखना चाहेंगे? जैसे इसमें आप देखो, कैंडिडेट सी, ये इसकी पहली पसंद है तो 1 नंबर डाल दिया। दूसरी पसंद क्या है? तो इसने कैंडिडेट ए को दूसरी पसंद दे दी, तीसरी कैंडिडेट डी और चौथी कैंडिडेट बी। देखो आप, मतलब आपको सबको वोट डालने हैं, बस वरीयता में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको पहले पर रखो। जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आप चाहते हो कि ये तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, उसको नीचे रखिए। इसको क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब क्या होगा? जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पहली वरीयता मिलेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग पहले नंबर पर रखेंगे, वो विजेता होगा, अगर वो आधे से ज्यादा वोट लेकर आता है तो इस तरह से 1 2 3 4 आपको अंकित करना होता है और आपको वरीयता देनी पड़ती है। समझ गए? जैसे अगर आपसे पूछे कि 4 जगह आप अपने घूमने की बता सकते, कहां आपको जाना, बताइए। तो आपने बताया सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? गोवा। ठीक है, अगर गोवा नहीं जा पाए तो दूसरी वरीयता बताओ। गोवा नहीं जा पाए तो हम शिमला जाना चाहेंगे, दूसरे नंबर पर डाल दिया। शिमला में नहीं जा पाए तो कहां जाना चाहोगे? तीसरे नंबर पर आपने डाल दिया मेघालय, नॉर्थ ईस्ट। वहां भी नहीं जा पाए तो कहां जाना चाहोगे? चौथे नंबर पर आपने डाल दिया केरल। ये हो गए 4 वरीयता। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो ऐसे ही होता है। अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के पद से जुड़ी हुई क्या क्या योग्यताएं वगैरह चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया निर्वाचन कैसे होता है, मतलब निर्वाचन कौन करता है, कैसे करता है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? देखो, भारत के राष्ट्रपति के पद की कुछ योग्यताएं। पहली, भारत का नागरिक हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत के राष्ट्रपति का पद नहीं ले सकता, वो अयोग्य है। अब नागरिक कैसे हो? तो नागरिक कैसे भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से भारत में पैदा हुआ, यहाँ का नागरिक हो, तो वो भी बन सकता है। और यदि कोई व्यक्ति बाद में भारत में नागरिक बना हो, नागरिकता बाद में ली हो किसी दूसरे देश से, वो भी बन सकता है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जीवन के 40 साल तक विदेश का, किसी दूसरे देश का नागरिक था, 40 साल के बाद वो भारतीय नागरिक बन गया, अब वो भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्य है। अमेरिका में चूंकि ऐसा नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति अगर आपको बनना है
तो आपको वहां पर जन्म से नागरिक होना पड़ेगा, बाद में नागरिकता से अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये डिफरेंस है। फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल की आयु, तो कम से कम 35 साल। आपको पता है भारत में कुछ पदों के लिए मिनिमम एज लिमिट है, जैसे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना चाहें तो 35 साल आपको कम से कम होना पड़ेगा, इससे कम पर नहीं हो सकते। आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 साल का होना चाहिए, विधानसभा परिषद का बनना है 30 साल का, विधानसभा लोकसभा का सदस्य बनना है 25 साल का, 21 साल का चाहिए कम से कम अगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हो। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने के योग्य हो, ये बहुत कम लोगों को पता है। भारत के राष्ट्रपति को लेकर एक और योग्यता है कि वो कम से कम लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता चाहिए और यहाँ लोकसभा। फिर एक ये भी है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, केंद्र या राज्य सरकार के किसी के भी अधीन लाभ का पद वो होता है जहां आपको एक सैलरी मिलती है, आप वेतन लेते हो, है ना, और काम करते हो, सरकारी नौकर टाइप का। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार के मंत्री वगैरह जो होते हैं, राज्यपाल, ये लाभ के पद में नहीं आते, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ योग्यताएं और भी हैं जो मतलब जरूरी है, जैसे हर कोई भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अब आप सोचो, एक कल्पना करो, एक ऐसे देश में जहां किसी दफ्तर के चपरासी या क्लर्क की पोस्ट निकलती है तो लाखों लोग आवेदन कर देते हैं, यहां तक कि पीएचडी करे हुए लोग भी, डॉक्टरेट किए हुए लोग भी आवेदन कर रहे हैं। वो भारत के सबसे बड़े पद का चुनाव होगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे? 35 साल से ऊपर के भारतीय तो करोड़ों में, तो 35 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय खड़ा हो सकता है। दिक्कत लगना क्या है उसका? भारत का नागरिक है, 35 साल से ऊपर का है, लोकसभा का सदस्य होने के योग्य है और लाभ के पद पर उसको कभी किसी ने रखा ही नहीं, नौकरी उसको सरकारी मिली ही नहीं, तो लाभ के पद पर भी नहीं है, पूरी तरह से योग्य है। अब चुनाव में खड़े हो जाए, हार जाए तो हार जाए, क्या दिक्कत है, ट्राई तो करे। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो जाएगा। इसके लिए कम से कम 50 सदस्य, ठीक है, आपका प्रस्ताव करे, 50 सदस्य आपके नाम का अनुमोदन करें। और वो कौन? वो निर्वाचक मंडल, मतलब विधायक और सांसद। कम से कम 50 विधायक या सांसद जो है आपके साथ में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप नहीं खड़े हो सकते। फिर जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको आरबीआई में 15,000 रुपए की एक राशि जमा करनी पड़ेगी जमानत के तौर पर, ताकि सीरियस उम्मीदवार खड़े हों। 15,000 रुपए आपको जमा करने, आप हार भी जाएंगे तो भी आपको ये पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कुल डाले गए मतों का, वेद मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं किया, मतलब ऐसे मान लो कि अगर 100 लोगों ने वोट डाला और आपको 16 वोट भी नहीं मिले 100 में से, तो फिर आपके वो पैसे जब्त हो जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो योग्यता मैंने आपको बताई, 35 साल का होना, भारत का नागरिक होना, वो सब तो है। उसके अलावा कुछ और भी चीजें चाहिए जो हर किसी के पास नहीं है। ऐसे हर एक आदमी को 50 सांसद और विधायक सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और इस तरह से ये हो गया। एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? अनगिनत बार। एक फैक्ट और है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं है, कितनी बार, कितनी भी बार। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है मैक्सिमम, 4 साल का कार्यकाल होता है। 8 साल तक तुम अधिकतम राष्ट्रपति के पद पर हो सकते हो, 90 साल तुम राष्ट्रपति नहीं हो सकते। भारत में तुम जितनी बार चाहो, हर बार चुनाव जीतो, हर बार राष्ट्रपति बनो, n नंबर ऑफ टाइम। ये भी आपको पता है ना। अब शपथ, भारत के राष्ट्रपति की शपथ संविधान के अनुच्छेद 60 में मिलेगी। ये बात ध्यान रखना हो। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शपथ का फॉर्मेट जो है वो संविधान की 3री अनुसूची में, बट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ जो होती है ना, उसका फॉर्मेट, जिस प्रारूप, जिस फॉर्मेट में वो शपथ लेते हैं, वो संविधान के 3री अनुसूची में नहीं है। तो अनुच्छेद 60 में आपको ये पूछा जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का फॉर्मेट कहाँ है? आर्टिकल 60 में। शपथ कौन दिलाता है?
तो शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अक्सर कुछ छोटी एग्जाम्स में, जैसे वनडे एग्जाम्स होती है ना, या स्टेट वगैरह में भी पूछा जाता है शपथ कौन दिलाता है, इस्तीफा कौन देते, किसको देते हैं, ये सब पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो इस्तीफा किसको देता है, ये पूछा जाता है। तो शपथ दिलाने का काम जो है वो किसका है, वो मुख्य न्यायाधीश का है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंट है तो हो सकता है कि किसी कारण से वो है ही नहीं पद पर, या छुट्टी पर है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज, उनको जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के तौर पर चाहे एक दिन के लिए काम करे, जैसे उपराष्ट्रपति करते हैं ना कई बार, बिना शपथ के नहीं करेगा। राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति शपथ लेगा और शपथ के बाद ही वो अपना काम कर सकता है। यहां तक भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो, राष्ट्रपति कितने साल तक पद पर रहते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनके पद में कैसे रिक्तता आ सकती है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल, ध्यान रखना, पदावधि से, जिस दिन वो पद शपथ लेते हैं ना वहां, ठीक है, पद पर पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक वो पद पर रहेंगे। हालांकि वो कभी भी अपना त्याग पत्र जो है, इस्तीफा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। अब आप जरा नोट करिए कि उनको शपथ कोई और दिलाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, सीजेआई को नहीं देते। तो 5 साल का कार्यकाल है, शपथ दिलाते हैं सीजेआई। 5 साल के पहले भी पद छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर राष्ट्रपति को हटाना हो 5 साल के पहले, तो कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति का पद कुछ परिस्थितियों में खाली हो सकता है 5 साल के पहले भी। पहला, यदि राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो जाए, पद खाली हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे अपने पद से कि मुझे नहीं रहना राष्ट्रपति बीच में, तो खाली हो जाएगा। तीसरा, कि उनको महाभियोग नाम की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, वो चला के उनको हटा दिया जाए। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसको हटाने का प्रावधान करता है। एक बात आपको समझ लेनी है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में तो क्या होता है ना, राजतंत्र में राजा कितना भी नाकारा, निकम्मा, नालायक, अयोग्य, अय्याश कुछ भी हो, उसको सहन करना पड़ता है। जब तक कि विद्रोह करके उसको कोई हटा ना दे, या वो मर ना जाए, या उसको कोई मार ना दे, उस राजा को सहन करना ही प्रजा की नीति है। यही चीज लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती है। लोकतंत्र में आपको किसी को झेलने की जरूरत नहीं है। अगर भारत के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ऐसा कुछ करे जो संविधान का उल्लंघन हो, उनके अधिकारों के बाहर हो, तो उनको भी हटाने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना कि भारत के संविधान में आपको महाभियोग मिलेगा अनुच्छेद 61। कहाँ? ये पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल? 61। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। तो महाभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग चलाने का जो आधार है, संविधान का उल्लंघन, उसको परिभाषित नहीं किया है कि मतलब किस बात को माना जाएगा उल्लंघन और किसको नहीं माना जाएगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ गए आप लोग? तो संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित जो है नहीं किया गया है। और महाभियोग प्रक्रिया पढ़ाने से पहले आपको 1-2 बातें और बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी पद पर हो सकते हैं? कभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना,
वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल के बाद वो पद पर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी परिस्थिति है? यदि 5 साल पूरा हो जाए और नए राष्ट्रपति को चुना नहीं गया हो तो वो तब तक पद पर रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तब तक वो पद पर रहते हैं। आप मेरी बात समझे? जैसे मान लीजिए आमतौर पर क्या होता है ना, पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें समय लगता है। किसी कारण से अगर मान लें कि नहीं चुन पाए, किसी कारण से नया राष्ट्रपति नहीं आया, तो पुराने वाले राष्ट्रपति को तब तक हम लोग चलाएंगे जब तक नए नहीं आ जाते। एक गलतफहमी पाल लेते हैं बच्चे यहाँ से कि ऐसे में उपराष्ट्रपति काम करेगा। जी नहीं, अगर 5 साल पूरे हो गए हैं, नया राष्ट्रपति नहीं आया, तो उपराष्ट्रपति काम नहीं करेंगे, पुराने वाले राष्ट्रपति ही काम करेंगे जब तक नए नहीं चुने। समझ में आई ये पॉइंट? इसको समझ लो। अब बात करते हैं महाभियोग। आखिर वो प्रक्रिया, छोटी मोटी प्रक्रिया तो नहीं होगी जिससे आप भारत के सबसे बड़े व्यक्ति को हटा रहे हो। भारत के सबसे प्रथम नागरिक को हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल और उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और ये चीज संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। यहाँ भारत की संसद के दोनों सदन बराबर है, राज्यसभा लोकसभा दोनों कट टू कट। राज्यसभा भी शुरू कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है। अमेरिका में नहीं होता ऐसा। अमेरिका में महाभियोग निचले सदन से शुरू हो सकता है, ऊपर सदन से नहीं हो सकता। तो आप इसे कहीं भी शुरू कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया के लिए मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ही नहीं हटा सकते आप राष्ट्रपति को। आधार क्या है? अगर किसी चपरासी को भी अगर बोलो ना कि कल से काम पर मत आना, तो वो पूछेगा कि क्यों मत आना, क्या किया मैंने, ऐसा कारण क्या है मुझे हटाने का? ऐसे तो नहीं हटा सकते। तो भारत के राष्ट्रपति को बिना आधार के हटा सकते हो? नहीं ना। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र आधार है जो मैंने आपको बताया, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण, मतलब ऐसा कुछ करना जो संविधान के खिलाफ। संविधान उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हो, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हो आप, तो ये चीज, और इस आधार पर उनको हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की कुछ शर्तें हैं। यदि महाभियोग को आप चलाना चाहते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं, तो इसकी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें का आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, जिस सदन में, चाहे आप राज्यसभा में लाओ चाहे लोकसभा में लाओ, उसके कम से कम 1/4 मतलब 25%, 1/4 समझ में आता है ना, 25% सदस्य जो है प्रस्ताव लाने के लिए राजी हो कि हाँ हम लाना चाहते हैं ये प्रस्ताव और हम भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं, तो ला सकते हो। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए दूसरी शर्त है, कम से कम 14 दिन का उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आज क्या तारीख हो रही है, आज है 12 सितंबर, हम आज से कम 14 दिन के बाद हम आपको हटाने का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, महाभियोग शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल परसों से शुरू कर रहे हैं, देख लेना आपको समय नहीं ले तो आ जाना, ठीक है, ताकि वो अपने आप को बचाने के लिए तैयारी कर सके। दोनों शर्तें समझ में आ गई? बहुत आसान है। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्य उस सदन के, जहां भी आप ला रहे हो, रेडी होना चाहिए। जैसे आपके पास में लोकसभा में कितने हैं, 543, इसका 25% कर लेना, या राज्यसभा में 245, इसका 25% कर लेना। बस इतने लोग तो प्रस्ताव को लाने के लिए चाहिए, मतलब इससे कम में तो प्रस्ताव भी नहीं ला सकते आप। किसी दिन 30-40 विधायक सांसद सोचे कि चलो राष्ट्रपति को हटा देते हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी शर्त है 14 दिन का नोटिस, ये आसान है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। सबसे पहले जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, अगर ये 2 शर्तें पूरी हो गई हैं तो प्रस्ताव ला सकते हैं। लाने के बाद बहस होगी, चर्चा होगी जो होनी चाहिए, उसके बाद वोटिंग होगी और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। समझो इस बात को, 543 का 2/3 अगर लोकसभा में लाए
245 का 2/3 अगर राज्यसभा में लाए, ये बहुत होता है। इतने सदस्य तो लोकसभा राज्यसभा में आते भी नहीं है। बताऊं मैं आपको, 543 सदस्य का 2/3 लगभग 363 के आसपास होता है। 350 के आसपास सदस्य लोकसभा में बहुत कम आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ लोकसभा का सदस्य जो है, सदन जो सत्र जो है, बैठक जो है, लोकसभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी थी क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ। हंसी की बात है, कोरम समझते हो? कोरम का मतलब है 10% सदस्य भी नहीं आए, 55 लोग भी लोकसभा में नहीं आए। बताइए आप, 55 लोग, 550 की स्ट्रेंथ है। आप सोचो किसी क्लास में 550 बच्चे हों और 55 बच्चे भी ना आए तो क्लास कैसी लगेगी? खाली खाली। लोकसभा की ये हालत थी कि 10% मेंबर भी नहीं आए थे और बैठक को स्थगित कर दी स्पीकर ने। तो हम बात कर रहे हैं 363, इतने तो समर्थन में चाहिए, आने से भी काम नहीं चलेगा। 245 का होता है 164, कम से कम 250 सदस्य राज्यसभा में भी चाहिए। ये फिक्स है भाई, ये ध्यान रखना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकसभा में कितने लोग आए हैं, कितनी छुट्टी पर हैं, कितने मर गए, कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो कुल सदस्य संख्या का इतना चाहिए भारत के राष्ट्रपति को हटाने का दोनों सदनों में, 363, 164। इससे कम होगा आप नहीं हटा सकते उनको। मेरी बात समझ रहे? जो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि वो भारत में सबसे मुश्किल अगर कोई प्रस्ताव पारित करना है वो महाभियोग का ही है। महाभियोग को पारित करने से मुश्किल भारत के संविधान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो आंकड़े क्या कह रहे हैं, इतने पे तुम हटा सकते हो। अब देखो, एक सदन से प्रस्ताव पारित हो गया, चलो मान लो कर दिया। अब आप देखोगे ना कि बोलते ना, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये लाइन जो है ना, ये परफेक्ट लागू होती है महाभियोग के ऊपर। ये महाभियोग नहीं आसान, ठीक है? बहुत बड़ा बहुमत का पहाड़ है और चढ़ के जाना है। तो बहुमत का पहाड़ क्या है? पहले सदन ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, चलो कर दिया। अब कहां जाएगा? दूसरे में। लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में, राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा में। और दूसरा सदन पता है क्या करेगा? दूसरा सदन पहले सदन के पारित करने के बाद एक जांच समिति का गठन करेगा। वाह, पहले से हो चुका है पास। जांच समिति क्या करेगी? वो जांच समिति राष्ट्रपति के ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी कि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं। ऐसे खाली आरोप लगा दिया हवा में तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच होगी। आरोप अगर सही साबित हुए तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर आरोप गलत साबित हुए, जांच समिति ने बोला नहीं राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नहीं किया, आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, ही इज नॉट गिल्टी, तो ये पूरा प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें भी जजेस होते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो हमारा जांच समिति ना, इसमें भी न्यायाधीश होते हैं, तो इतनी आसानी से इसको, जिसे हम कहते हैं ना कि नेता नगरी का काम नहीं है कि 2-4-10 नेताओं ने मिलकर ये सब कर लिया, वो नहीं होगा। अब क्या होगा? अगर आरोप सही है, जांच समिति ने पाया कि आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए सही हैं, तो जांच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करना न करना भी दूसरे सदन के हाथ में। वो चाहे तो स्वीकार करे, नहीं तो ना करे। अगर स्वीकार कर लेगी तो वहां भी वोटिंग होगी और इसी बहुमत से, जो मैंने आपको बताया, कुल सदस्य संख्या, जो भी उस सदन की कुल सदस्य संख्या होगी, उसके 2/3 से यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर हो गया, दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, यहां तक हम आ गए, तो आप समझो आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया है। भारत के राष्ट्रपति उसी समय पदमुक्त हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा इसके बाद, कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं, मान लिया जाएगा तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया है। ठीक है? इसीलिए आप देखोगे कि भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया भी नहीं गया। और वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जितने भी हुए हैं, एक बात की आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया कभी भी।
ऐसे ही किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा काम नहीं किया जो संविधान की मर्यादा और गरिमा के खिलाफ। ये अच्छी बात है। अमेरिका में तो महाभियोग आते ही रहते हैं राष्ट्रपति के ऊपर। अभी पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके ऊपर 2 बार महाभियोग लाए गए। एक 4 साल के कार्यकाल में, आप सोचो 4 साल का तो कार्यकाल, और 4 साल में भी 2 बार महाभियोग आ गए। ये बात अच्छी है हमारे प्रेसिडेंट्स के साथ आज तक के जितने भी हुए कि उन्होंने कभी ऐसी उल्टी हरकतें नहीं की या ऐसी कोई चीजें नहीं की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और अगर आता भी तो आप देख सकते हो प्रक्रिया कितनी जटिल है, उनको हटाना बहुत मुश्किल है। समझ गए? यहां तक समझ में आया सभी को? मतलब आप यहां तक समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पूरा इंपीचमेंट समझ गए, महाभियोग समझ गए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसमें। दूसरी चीज आपको एक बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति को हटाने में 2 अंतर है। जब बात हम निर्वाचन की करते हैं ना, और जब बात हम हटाने की करते हैं तो 2 डिफरेंस है। चुनाव में सांसदों के साथ विधायक भी भाग लेते हैं, मैंने आपको बताया था ना। सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, तो यहां विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। हटाने में विधायक नहीं आते, सिर्फ सांसद होते हैं। दूसरा कि निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सांसद भाग लेते, मनोनीत नहीं लेते। यहां निर्वाचित मनोनीत सब भाग लेते हैं। मतलब जिन लोगों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का मौका नहीं मिलता, वे लोग भी हटाने में वोट डालते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। ये 2 पॉइंट हैं जो आपको यहां से समझने हैं, जो आपके काम के हैं। चलो, महाभियोग हो गया, हमने राष्ट्रपति के महाभियोग। तो भारत के राष्ट्रपति को इस पे उपस्थित होने का, अपना प्रतिनिधित्व कराने का, मतलब अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखवाने का अधिकार है। साथ ही अगर दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है और दोनों सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को उसी तिथि से पद से हटना होगा। सो ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। क्योंकि इतना बड़ा पद है, आपको बहुत सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी, और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। कई सारे स्टेट पीसीएस में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या क्या शक्तियां हैं? चूंकि मैंने आपसे कहा कि भारत के राष्ट्रपति हमारे प्रथम नागरिक हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, बहुत कुछ मैंने आपको कहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास शक्तियां भी खूब सारी होंगी। जब बात आती है पावर्स की, तो प्रेसिडेंट के पास खूब सारी पावर्स है। वैसे संविधान में कहीं एक साथ इनका जिक्र नहीं किया है कि ये शक्तियां राष्ट्रपति की होगी। जब हम पूरा संविधान पढ़ते हैं ना, तो उस संविधान में से निकल के आती हैं भारत के राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां, जिनको हमने एक साथ जमा लिया है। क्या क्या शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की, जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। ऊपर तौर पर तो देखने से लगता है कि राष्ट्रपति से शक्तिशाली कोई भी नहीं है भारत में, इतनी पावर्स इनके पास। एक पल को तो आपको लगेगा कि वाह, ऊपर भगवान और नीचे भारत में राष्ट्रपति, इतने पावरफुल। लेकिन जब थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां उनकी होकर भी उनकी नहीं है। ठीक है, मतलब इन शक्तियों का प्रयोग वे करते तो हैं, पर अपने मन से नहीं करते। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, तो एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, जितनी भी शक्तियां मैं आपको यहाँ राष्ट्रपति की बताने वाला हूं, ये सारी राष्ट्रपति की नहीं है। एक्चुअली ये शक्तियां मंत्री परिषद की हैं। एक संविधान में अनुच्छेद है 74, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां दी गई है, उनका प्रयोग वो खुद से नहीं कर सकते। उनका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद की सहायता से करेंगे, और इस मंत्री परिषद का प्रधान जो है वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद की शक्तियां, एक्चुअल में सारी शक्तियां मंत्री परिषद की, और गलत कुछ भी नहीं है, संसदीय प्रणाली है, और हमने ही मंत्री परिषद को चुना है, हमने राष्ट्रपति को नहीं चुना है। कभी कभी कुछ बच्चों को फील होता है, उनके लिए बुरा लगता है, अरे यार ये गलत बात है, तुमने राष्ट्रपति को शक्तियां दी पर उनको यूज करने का अधिकार नहीं दिया, गलत बात है। कोई गलत बात नहीं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को शक्ति देना चाहोगे जिसको आपने चुना ही नहीं? आपने जिसको चुना उसके पास पावर होनी चाहिए ना।
तो देखो कितनी शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां, जुडिशरी पावर्स, कूटनीतिक शक्तियां, स्ट्रेटेजिक पावर्स, सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, और आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। इतनी सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। एक एक करके मैं आपको फटाफट ये बता देता हूं हमारा सेशन खत्म करने के पहले। सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्तियां। देखो अनुच्छेद 53, 53, 77, 78, अनुच्छेद 53, 77 और 78, इनमें आपको भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां अच्छे से दिख जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 53 में क्या है। अनुच्छेद 53 के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं और संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। यही लिखा है 53 में। 53 में लिखा है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो सारी संघ की शक्तियां उनमें इस शक्ति के तहत जितने भी भारत सरकार के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे स्कूल में सारे काम प्रिंसिपल के ऑर्डर से होते हैं ना, वैसे ही राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं भारत सरकार के सारे कार्य। चाहे भारत सरकार किसी के साथ संधि करे, समझौता करे, किसी के साथ में कुछ भी कोई आदेश जारी होगा तो वो उनके नाम से होगा। फिर जितने भी बड़े बड़े प्रमुख पद हैं उन पर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अपॉइंटमेंट भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के सारे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सारे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, जाति आयोग, जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, कई सारे आयोग ले लो, सब में नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्र, आप पढ़ते होंगे ना, कोई भी आयोग पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ते हो, उसमें नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी को भी ले लो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो सारे आयोगों पर नियुक्ति जो है प्रमुख पदों पर नियुक्ति करते हैं। कई सारों को पद से हटाते भी हैं। पद से हटाने का काम, पीएम को हटाना हो, मंत्रियों को हटाना हो, राज्यपाल को हटाना हो, महान्यायवादी को हटाना हो, हटाते भी हैं। कुछ को सरकार के कहने पर हटा सकते हैं, कुछ को संसद के बहुमत से पारित होने पर, जैसे न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ संसद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया हटाने का, उसको हटा देंगे। सीएजी को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया संसद ने, उसको हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यूपीएससी के अध्यक्ष को हटा दो, उसको हटा देंगे। तो ये पावर भी है, कई सारों को पद से हटाने की शक्तियां भी उनके पास में, पर मन से कुछ नहीं है। फिर अनुच्छेद 77, भारत सरकार के मंत्रालयों में या विभागों में काम करने के लिए नियम बनाएंगे। मंत्रालय, अभी किस क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे ना, जैसे मैं कई बार टेस्ट में पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमें भारत सरकार में कोई नया मंत्रालय बनाना है तो कौन बनाएगा, पता है बच्चे क्या बोलते हैं, संसद। गलत, अगर कोई नया मंत्रालय, नई मिनिस्ट्री बनानी हो तो राष्ट्रपति करते हैं ऐसा। तो ये काम भी, फिर आपको अगर पूछा जाए कहाँ लिखा है कि भारत सरकार के सारे काम संघ के राष्ट्रपति के नाम से होंगे, 77 में लिखा है। फिर अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारी जानकारी दे संघ के काम से जुड़े हुए, है ना। एक प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं और आप समझ गए होंगे इनके बारे में। फिर आती है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स उनके पास में है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 108, 80, 331, 111, 123, ये विधायी शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहां मिलेगी आपको, इन आर्टिकल्स में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, 85। आपने कभी 79 पढ़ा है, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, आर्टिकल 79 कहता है भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मतलब
भारत के राष्ट्रपति हमारी संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के तीनों अंगों में से एक अंग हैं। तो संसद के अंग होने के नाते अब कई सारे बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि ऐसा क्यों लिखा है। दरअसल कोई भी कानून बनाना हो ना तो बिना राष्ट्रपति के नहीं बना सकते। आपको पता है एक बात, संसद का मुख्य काम क्या है? संसद का मुख्य काम है कानून बनाना, विधान बनाना। क्या संसद अकेले विधान बना सकती है बिना राष्ट्रपति के साइन के? नहीं बना सकती ना। तो इसीलिए वो हमारी संसद के अभिन्न अंग है। और इसके अलावा भी उनको जो है काफी सारी पावर दी गई है, विधायी शक्तियां दी गई है। सबसे पहले अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सत्रों को बुलाना, सत्रों का आह्वान करना। हर साल 3 सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तीनों सत्रों को बुलाना ये राष्ट्रपति का काम है। तीनों सत्रों का सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति का काम है। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना ये भी राष्ट्रपति का काम है। ये सारे राष्ट्रपति के काम में आते हैं। एक बात ध्यान रखना, संसद के सत्र को बुलाना राष्ट्रपति करते हैं, सत्रावसान, सत्र को खत्म करना ये राष्ट्रपति करते हैं, पर स्थगन वो नहीं करते। संसद की बैठक का स्थगन लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी करते हैं। तो ये हो गई अनुच्छेद 85 के तहत उनकी शक्तियां। संसद के सत्रों को बुलाने से जुड़ी, सत्रावसान, लोकसभा को भंग करना, सब यहां लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद 108, मतभेद या गतिरोध होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति। पता है आपको, ज्वाइंट सेशन। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं राष्ट्रपति, ये बात आप जानते हो, जानते हो ना। तो उनके पास ये पावर है कि वो संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाते 108 के तहत। फिर अनुच्छेद 80 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 80 के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। याद आया? भारत के राष्ट्रपति ऐसे लोग जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष अनुभव हो, उल्लेखनीय योगदान दिया हो, तो ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 80 में ये पावर है। 331 में ये पावर है कि वो दो एंग्लो इंडियन लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि अभी हटा दिया गया है, पर अनुच्छेद 331 में यह पावर थी राष्ट्रपति की कि वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में कर सकते थे। अब नहीं होती, वो भी बता देता हूं। फिर अनुच्छेद 111, अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर जाए तो भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे? वीटो पावर। अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, वीटो पावर। जहां तक बात भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर की है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो पावर है। 3 तरह के कौन से? पहला, आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद में निलंबित वीटो, सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, निलंबित वीटो। और तीसरा जेबी या पॉकेट वीटो। समझ गए? 3 तरह के वीटो। अब कई बच्चों को जो कि नए होंगे हमारे, जिन्होंने अभी तक कभी ये सब नहीं पढ़ा होगा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वीटो क्या होता है। तो मैं बता देता हूं वीटो क्या होता है, जरा ध्यान से समझ ले। वीटो का मतलब होता है सहमति देने से मना करना, इनकार कर देना, सहमति नहीं देना। ठीक है? तो अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पास होके जाए संसद से, तो उनके पास क्या क्या पावर है? पहला, तो वो उस विधेयक पर साइन कर दे, हस्ताक्षर कर देंगे, विधेयक कानून बन जाएगा। पर ऐसा नहीं करना हो तो क्या करना? या तो अगर वो विधेयक साधारण विधेयक है तो वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं कि एक बार फिर से रिव्यू कर लो। ये जो पावर है इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, निलंबित वीटो कहते हैं।
यदि वही विधेयक संसद फिर से पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर ऐसी संविधान में कोई समय सीमा नहीं है कि जितने समय में राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, कि 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में, पड़े रहने दे उसको। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने कहा होगा कि मुझे आपसे ये काम है या मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हाँ भी नहीं करते, मना भी नहीं करते, क्या बोलते हैं, ठीक है सोच के बताता हूं या बाद में बताता हूं, और फिर वो कभी नहीं बताते, अंतिम समय तक उनको वो चीज जो है याद नहीं होती फिर कभी। तो ये पॉकेट वीटो कहलाता है, जेबी वीटो, कि राष्ट्रपति ने ना तो सहमति दी ना मना किया, उसको अपने टेबल पर पड़ा रहने दिया। तो ये 2 वीटो हो गए। अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है तो इस मामले में वीटो पावर नहीं होता है, धन विधेयक के मामले में वीटो पावर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आत्यांतिक वीटो। यदि कोई विधेयक राज्य की विधानसभा ने पास किया हो और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया हो, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने से मना भी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, कि हमें नहीं करना साइन इसके ऊपर, बात खत्म। समझ गए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो आपको समझनी है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर। फिर अनुच्छेद 111 के बाद 123 में भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहां से अध्यादेश की पावर आती है। यदि संसद के सत्र नहीं चल रहा हो, संसद छुट्टी पर हो, 1 या 2 सदन नहीं चल रहा हो, दोनों चल रहे हो, तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, वरना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कोई भी कानून जो संघ सूची या संवर्ती सूची में आते हैं उस पर कानून बना सकते हैं। अध्यादेश जो होता है ना, अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। भारत के राष्ट्रपति किसी भी ऐसे मामले पर जिस पर संसद कानून बना सकती है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। हालांकि ऐसा अध्यादेश हमेशा नहीं चलता, संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना पड़ेगा, वरना खत्म हो जाए। ये हो गई विधायी शक्तियां, समझ गए? चलो, इसके अलावा विधायी शक्तियों में संसद के सदनों को संबोधित करने की शक्ति, उनको मैसेज भेजने की शक्ति, ये सब भी आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले अनुच्छेद 110, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता, है ना। धन विधेयक को अगर आप देखें तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में लाया जा सकता है, वरना नहीं लाया जा सकता। 2 बातें आपने अच्छे से समझी होगी, एक तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए और दूसरा लोकसभा में लाया जाएगा। ये 2 कंडीशंस धन विधेयक या मनी बिल के साथ में मिल जाएगी। फिर अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट कहते हो। प्रति वर्ष राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में बजट रखवाते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, तो बजट रखवाने का भी पावर वित्तीय शक्तियों में। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं। वित्त आयोग आपने पढ़ा होगा। तो ये वित्त आयोग जो होता है ना, ये भी एक प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में, ठीक है। हाँ, अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ला सकते, किसी भी प्रकार का अनुदान हो। आकस्मिकता निधि, भारत की आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने की अनुमति राष्ट्रपति दे सकते हैं। कभी किसी कारण से सरकार को इमरजेंसी में पैसा चाहिए, आकस्मिकता निधि से निकालना हो, कंटिंजेंसी फंड से, तो राष्ट्रपति के अंडर में होती है, उनकी अनुमति से वहां से पैसा निकाल सकते हैं। ये हो गई भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अब न्यायिक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक विधि आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको पता है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्तियां है राष्ट्रपति की। किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जिसे संघीय कानूनों के तहत, संसद के कानूनों के तहत दंड दिया गया है, तो उसके दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण कर सकते हैं। मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। आप मृत्यु दंड को माफ करवाने के मामले में और कहीं नहीं जा सकते। फिर इसके साथ आप देखो, वो सिर्फ माफ नहीं कर सकते पूरी तरह से दंड को, और भी कुछ ऑप्शन है। आपके दंड को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, आपको आपकी विशेष परिस्थिति देखते हुए आपके दंड को कम कर सकते हैं, ये विराम कहलाता है। परिहार,
आपके दंड की मात्रा में कम कर सकते हैं, प्रकृति में चेंज ना करके। लघुकरण, आपके एक सजा को दूसरी सजा में बदल सकते हैं जो थोड़ी कम कठोर हो। ये सब आपको मैंने कई बार बताया है। तो ये भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। इसके अंतर्गत किसी को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण, ये सारी चीजें वो करते हैं। हम लोग कई बार ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यायिक शक्तियां हो गई। ऐसी शक्तियां राज्यपाल को 161 में भी दी गई, पर वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। कूटनीतिक शक्तियां, जितने भी भारत सरकार के, हमारे देश के संधि समझौते दूसरे देशों के साथ होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी भारत से बाहर राजदूत हमारे देश के भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उनकी होती है। जितने भारत में विदेशों से राजदूत दूसरे देशों के आते हैं, प्रतिनिधि, वो राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपते हैं। तो ये हो गई उनकी कूटनीतिक शक्तियां, ठीक है। फिर आती है सैन्य शक्तियां। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर, है ना, ये भी आपको पता है। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं और इस नाते युद्ध शुरू होने की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, युद्ध के अंत होने की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ये उनकी सैन्य शक्तियां हो गई। फिर इसके साथ आपातकालीन शक्तियां। कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत में आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में आपको मिलेंगे। 3 तरह के आपातकाल और तीनों तरह के आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तीनों तरह के आपातकाल को घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के, इनके आपातकालीन शक्तियां हो गई। परंतु एक बात ध्यान रखना, जितनी भी शक्तियां मैंने आपको बताई हैं, ये उनके मन से नहीं, भले वो किसी के मृत्युदंड को क्षमा करने का मामला क्यों ना हो, अध्यादेश जारी करने का मामला क्यों ना हो, ये सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। एक्चुअली 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानना बाध्यकारी कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेंगे ही मानेंगे, मना नहीं कर सकते। 44वां संविधान संशोधन से उनको एक ऑप्शन दिया गया कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, नेशनल इमरजेंसी लगा दो, तो राष्ट्रपति एक बार बोल सकते हैं एक बार और सोच लो, क्या सच में लगाना जरूरी है। अगर वही सलाह मंत्रिपरिषद फिर से दे, फिर से अगर 365 में आधार है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार है, एक 356 में और एक 365 में, यदि वही सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद फिर से दे तो भारत के राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना जरूरी है। और अगर उन्होंने दूसरी बार भी सलाह को नहीं माना तो फिर महाभियोग उनके ऊपर लगाया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान का अतिक्रमण है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। समझे बात को कि नहीं समझे? तो इस तरह से आपको देखो, पूरे राष्ट्रपति अगर आप देखें ना, तो ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश के प्रथम नागरिक हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पद आदर, गरिमा और सम्मान का पद है। परंतु सारी बातों को समझने के बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व तो करते हैं पर शासन नहीं करते देश के ऊपर, है ना। वो काम मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री का। यदि हम किसी पद की तुलना भारत के, अमेरिका के राष्ट्रपति से करें तो वो भारत के प्रधानमंत्री का पद है, भारत के राष्ट्रपति का नहीं। आप एक बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पास वैसे तो कोई बहुत शक्तियां नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के पद में भी कुछ पावर्स आ जाती हैं। जैसे किसी दल को बहुमत ना मिले चुनाव के बाद, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का अपना रोल हो जाता है। तो समय समय पर यह पद आदर, सम्मान, गरिमा के साथ प्राधिकार का पद भी बन जाता है। वैसे राष्ट्रपति की भूमिका सीमित है, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रणाली में हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, परंतु फिर भी राष्ट्रपति का पद दादाजी की तरह है। जैसे परिवार में दादाजी का भूमिका, रोल होता है ना, सबको जोड़ के रखते हैं पूरे परिवार को, वैसे ही भारत में राष्ट्रपति का पद दादाजी की तरह है। समझ में आया? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा भी लगा होगा और आपके सारे डाउट्स भारत के राष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए क्लियर हुए होंगे। आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। आप में से जिन बच्चों ने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद करता हूं
कि आप सेशन को लाइक कर दें, अगर अभी भी नहीं किया जाते जाते कर दें। इतनी मेहनत से आपको मैंने एक एक बात समझाई है और थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। फीडबैक जरूर दें, कैसा लगा आपको सेशन, समझ में आया कि नहीं आया। इस सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना देना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन